हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी स्टडी एकदम बेहतरीन चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य एकदम सही होगा। जैसा कि हमारी टीम ने आपको बहुत क्लियर कर चुके हैं कि हम आपको टोटली फ्री एक पूरा बैच यूपीएससी का और सिविल सर्विसेज का, जो कि स्टेट सर्विसेज से भी जुड़ा रहेगा, क्योंकि हर स्टेट सर्विसेज में वही सिलेबस कॉपी किया गया है जो कि यूपीएससी ने अपने पाठ्यक्रम में दिया है। तो हम एक स्पेसिफाइड यूपीएससी प्लस स्टेट सर्विसेज का एक बैच टोटली फ्री आपको दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत अगर मैं आपको फिर से बता दूं कि मैं आपको हिस्ट्री वाला सेगमेंट कंप्लीट कराऊंगा। और इसमें मैंने पिछली क्लास में, जो कि हमारे जो लिंक्स हैं उसमें नीचे दिया है, उसमें पिछली क्लास का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस बच्चे ने वो नहीं देखी है तो वो उस पर जाके उस पूरी क्लास का सिलेबस, जो कि हमें क्या क्या पढ़ना है, एक फॉर्म में बताया है कि हमें क्या क्या चीजें कंप्लीट करनी है और उसी ऑर्डर में हम क्लास को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमने देखा कि प्राचीन भारत में कौन कौन सा टॉपिक ऐसा है जो कि हम पढ़ेंगे, और उस टॉपिक के अंदर हमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमें दिखाई देती हैं। तो इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा, तो हम मध्य भारत की तरफ कूच करेंगे। और मध्य भारत को पढ़ने के बाद हम उस सेगमेंट पे जाएंगे जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जिसको कहा जाता है आधुनिक भारत का इतिहास। अब मैंने ये कहा कि जब हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाएंगे जिसका नाम आधुनिक भारत है, तो क्या हम प्राचीन भारत और मध्य भारत को छोड़ दें? नहीं। मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि जो प्राचीन भारत और मध्य भारत है वो आपका एक नया सब्जेक्ट के फॉर्म में है जिसका नाम है आर्ट एंड कल्चर, कला व संस्कृति। तो इसमें आपकी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको यहां पे दिखाई देंगी, आपको वहां पर देखनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए, भूमिका ना बनाते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं और ये देखते हैं कि हम क्या क्या चीजें यहां पे कंप्लीट कर सकते हैं और क्या क्या हमको करनी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक मोटी मोटी बात पता होनी चाहिए कि हम अगर कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक में हमारा नाम क्या है, यह चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी होगी। प्राचीन भारत आपको एक हेडलाइन डालनी है, और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये फ्री की क्लास है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि खाली बैठे हैं सिर्फ सुन रहे हैं। कथा नहीं है, ये आपको पढ़ना है, समझना है, और साथ साथ जितना मैं लिखवाऊं उतना आपको लिखना भी है। क्योंकि जितना पैसा देके आप वहां पढ़ेंगे उतना मैं आपको वादा करता हूं कि मैं यहां आपको पढ़ा दूंगा। तो आप अपनी एक कॉपी बनाएं हिस्ट्री की बाकायदा, उसमें यहां पे जितना टाइम, क्योंकि कल से, जैसा हमारी टीम ने बताया मुझे कि कल से लाइव क्लास होगी, तो प्रॉपर एक फिक्स टाइम होगा कि आपकी क्लास हिस्ट्री की कब आ रही है, ज्योग्राफी की कब आ रही है, इकोनॉमिक्स कब आ रही है, पॉलिटी कब आ रही है। एक फिक्स टाइम होगा, वहां पे उस टाइम आप बैठें, आप अपने नोट्स बाकायदा बनाएं। आपको समझ में आना चाहिए कि आज हमने क्या पढ़ा। जैसा कि मैंने आपको कल यह भी बताया था कि एक सेगमेंट पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसे पढ़ के बैठें। क्यों? क्योंकि जो टीचर पढ़ाएगा वो क्या हमारी समझ में आ भी रहा है। तो सबसे पहला हम सेगमेंट डालेंगे प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत के अंतर्गत मैंने स्टार्ट किया था जब, तो मैंने एक टॉपिक लिखा था, जो ये हमारा मेन टॉपिक हुआ। तो इसके बाद जो सब टॉपिक्स होते हैं, जिसको हम सब टॉपिक्स बोलते हैं, उसमें पहला जो टॉपिक आ रहा था उसका नाम था सामान्य जानकारी, सामान्य परिचय, जिसको हम कहते हैं कि हम अगर इतिहास के बारे में देख रहे हैं, इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके क्या सोर्सेस हैं, क्या उसके पॉइंट्स, हमें कैसे पता चला कि हमारा प्राचीन भारत का इतिहास ऐसा था। तो उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि ये दो तीन तरीके से पता चल सकता है। मेनली हम इतिहास की फॉर्म में तीन पॉइंट्स को रखते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो आपकी बुक्स होती हैं कि बुक्स कौन कौन सी उस टाइम की मिली हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कॉइन्स होती हैं कि कौन कौन से ऐसे सिक्के मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि उस वक्त ये राजा हुआ करता था। उससे ये पता चलता है कि इस राजा ने इस तरीके की लिपि का यूज किया।
और सबसे बड़ी चीज जो मिलती है वो मिलती है वहां की स्थापत्य कला, कि अगर किसी बिल्डिंग का इस तरीके से स्ट्रक्चर है तो क्या हम इसे मंदिर कहेंगे, या और नुकीला है तो क्या हम इसे चर्च कहेंगे। ये सारी की सारी चीजें किससे पता चलेंगी, उसकी स्थापत्य कला से पता चलेंगी। अगर मैं इसी को इस तरीके से मेहराब की स्थिति दे दूं तो क्या ये मस्जिद हो जाएगी। तो ये पता चलेगी हमें उसके स्थापत्य कला से कि ये हमारी किस तरीके की सोच वहां पे बता रही है, कि हमारा क्या वहां का सिनेरियो रहा था, वहां किस तरीके के लोग वहां रह रहे थे। तो ये 3 मेन पॉइंट्स हैं। इसके अलावा अगर एक चौथा सब पॉइंट और रखें जिसमें आप लिख सकते हैं कि दार्शनिकों के जो यहां भारत में आए उन्होंने यहां के बारे में क्या क्या चीज बताई। क्योंकि अगर मैं किसी के घर जाऊं और वहां पे मैं रहूं कुछ वक्त, तो मुझे ये पता चलेगा कि वहां की कैसी आइडियोलॉजी है, कैसी चीजें वहां पे हैं। जैसे मैं किसी एक छोटा सा एग्जाम्पल लूं, अगर मैं दिल्ली में रह रहा हूं और दिल्ली के बाद अगर मैं यूपी में जाकर उस स्टेट के सीएम से या उस स्टेट के मिनिस्टरों से या उस स्टेट के लोगों से ये जाके बात करूं कि वहां पे क्या कंडीशंस हैं, वहां पे क्या राज व्यवस्था है, तो ये सारी की सारी बातें मैं किस चीज में लिखूंगा, अपने दर्शन में लिखूंगा। तो जब हम दार्शनिकों का दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें हमें यह समझ में आएगा कि वहां के बारे में क्या विशेषता है, वहां के बारे में क्या क्या चीजें हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। तो प्राचीन इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं, मेनली मैंने आपको एक बड़ी बड़ी फॉर्म में बता दिया। अब आपके सामने ये जो डिजिटल बोर्ड लगा है उसका भी तो कुछ यूज होना चाहिए। उस यूज का सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि आपकी टाइम सेविंग क्लास होनी चाहिए। टाइम सेविंग क्लास का मतलब कि बहुत सारी कंटेंट जो मैं यहां लिखूं अपने हाथ से वो यहां पहले पीपीटी फॉर्म में मिल जाए। तो आप इस चीज को एक हेडलाइन डालें कि आपके सोर्सेस क्या क्या होने चाहिए। तो प्राचीन भारत को जानने के जो स्रोत हैं वो लिख लें, और बीच में एक टीम ने जानकारी देने के लिए कहा तो मैं आप तक वो डिलीवर ऑन द स्पॉट कर दूं कि आपकी सारी की सारी क्लासेस की जो पीपीटी होगी वो आपके टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पेज पे, यहां तक कि फेसबुक पेज पे भी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए प्राचीन भारत को, प्राचीन इतिहास का जो है उसको जानने के जो स्रोत हैं अगर उसके बारे में हम देखें तो प्राचीन इतिहास को जानने के लिए सभी स्रोतों को मुख्य तौर पर 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है साहित्यिक और एक होता है पुरातत्व। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए उसको इसीलिए मैंने बोला कि सब पॉइंट्स हैं। इन्हीं दोनों चीजों के अंतर्गत जब आप मेंस की राइटिंग करेंगे और मेंस में अगर आपका क्वेश्चन आया कि आपका क्वेश्चन बना मेंस का प्राचीन भारत को जानने के स्रोत क्या हैं, अपने शब्दों में समझाएं, या अपने शब्दों में उसकी व्याख्या करें। ठीक है, तो यह चीज आपको पता होनी चाहिए कि हमें क्या क्या लिखना है। उस क्वेश्चन का आंसर आप जब मेंस में लिख रहे होंगे तो उस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने ये है कि उसकी शुरुआत करेंगे कि प्राचीन भारत को या प्राचीन भारत के इतिहास को समझने के जो हमारे मुख्यतः स्रोत हैं वो 2 भागों में बांटे जा सकते हैं। अब वो 2 भाग कौन से हैं, एक आपका साहित्यिक है और दूसरा पुरातात्विक है। अब साहित्यिक क्या होता है और पुरातात्विक क्या होता है, यह बहुत बड़ा कंफ्यूजन का सवाल है। तो उसको समझने के लिए हम दूसरी स्लाइड्स पे चलें। उससे पहले मैं आपको एक मोटा मोटा बता दूं कि साहित्यिक मीन्स होता है लिटरेचर फॉर्म। आप बुक्स हैं, बहुत सारे दर्शन हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे।
अब वो दर्शन या तो या बुक्स इंडियन हो सकती हैं, या जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ दार्शनिक भारत आए घूमने के लिए तो उनकी बुक्स हो सकती हैं, तो साहित्यिक स्रोत वहां पे माने जाएंगे। अब पुरातात्विक क्या है? पुरातात्विक स्रोत वो स्रोत होते हैं, जैसे कि आप कहीं दिल्ली में रह रहे हैं या कहीं अपने शहर में रह रहे हैं, वहां पे बहुत सारी बिल्डिंग्स होंगी जिसमें ऐसे आपने लिखा हुआ देखा होगा कि ये बिल्डिंग पुरातात्विक विभाग के अंतर्गत संरक्षण में है। तो वो चीजें जो कि आपकी हार्ड फॉर्म में आपको दिखाई दे रही हैं, उनसे आपको उस काल का पता चल रहा है, वो पुरातात्विक कहलाएंगे। तो ये चीज आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि जो दो स्रोत हैं आपके, वो कौन से स्रोत हैं, वो कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिससे हमें प्राचीन भारत का पता चल रहा है। तो पहला स्रोत आप लिख लीजिए, साहित्यिक होगा, और दूसरा पुरातात्विक होगा। साहित्यिक में सारी की सारी बुक्स आएंगी, और आपके पुरातात्विक में आपकी जितनी भी कॉइन सिस्टम है, जितना भी बिल्डिंग है, वो सब कुछ आएगा। ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि मेंस के आंसर में ये सब कुछ आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले स्लाइड पर। अब इसमें देखिए, जैसा कि हम हर चीज को मोटा मोटा पढ़ें, तो उसके साथ साथ हमें उसके ब्रीफ स्टडी भी पता होनी चाहिए कि हमें उसके अंतर्गत मेनली पढ़ा कैसे जाएगा, उसमें कैसे लिखा जाएगा मेंस में। मेंस में ऐसा तो है नहीं कि हम एक वाचाल स्थिति में पहुंच जाएंगे। जब वाचाल स्थिति में आएंगे तो उसको इंटरव्यू कहा जाएगा। उसके लिए आपको 2 हाइडल पहले क्रॉस करने पड़ेंगे, पहले प्रीलिम्स करना पड़ेगा, फिर उसके बाद मेंस करना पड़ेगा। मेंस के लिए सारा काम यहां आएगा, और वाचाल स्थिति में जब आएंगे उसको इंटरव्यू कहा जा रहा होगा, तो वहां पे आप उस कंडीशन में हो चुके होंगे जहां पे आप इसे वर्बली सामने इंटरव्यू बोर्ड के रख पाए। चलिए, तो आपके जो साहित्यिक स्रोत हैं, अब हेडलाइन डालिए कि साहित्यिक स्रोत क्या है, जिसको हम लिटरेसी सोर्सेज बोल रहे हैं। अब यहां इंग्लिश में इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार यूपीएससी हुआ या यूपीएस जो पीसीएस सिस्टम्स हैं आपके स्टेट्स के, वो इंग्लिश में ही दे देते हैं, वो हिंदी इसका अनुवाद करेंगे ही नहीं, वो इसी को हिंदी में चेंज करके लिटरेसी सोर्स कर देंगे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसको साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। तो साहित्यिक स्रोतों को फिर से 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि यहां पे आप एंशिएंट हिस्ट्री लिखें, एंशिएंट हिस्ट्री के बाद 2 सोर्सेज लिखें, जिसमें आप एक लिटरेसी सोर्स लिखें और एक आपका जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है उसको लिखें। अब लिटरेसी सोर्स के नीचे फिर से 2 एरो बनाएं, और जिसमें 2 एरो में एक क्या होगा, धार्मिक साहित्य होगा, और एक धर्मोत्तर साहित्य होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये फ्लो चार्ट है, वो फ्लो चार्ट एक साइड में आपको बनाते रहना चाहिए, क्योंकि उससे जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। एंशिएंट हिस्ट्री के नीचे 2 ब्रांचेस, उस 2 ब्रांच के एक जो लिटरेसी सोर्स है उसके नीचे फिर से 2 ब्रांचेस, जिसमें आप लिखेंगे रिलीजियस सोर्स और नॉन रिलीजियस सोर्स। ठीक है, अब इनको बारे में जान लेते हैं कि ये क्या क्या कहते हैं। देखिए, धार्मिक स्रोत अगर मोटा मोटा, जैसे इसके बारे में फिर से और आगे जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक मोटी जानकारी दे दें कि धार्मिक साहित्य अगर देखा जाएगा तो जब हम ऋग्वेद की बात करेंगे, यजुर्वेद की बात करेंगे, अथर्ववेद की बात करेंगे, सामवेद की बात करेंगे, तो वो धार्मिक स्रोतों में कहा जाएगा। इसके साथ साथ आप रामायण की बात करेंगे, महाभारत की बात करेंगे, जिसमें गीता आ गई, उसकी बात आ जाएगी। वैसे ही धर्मोत्तर साहित्य जो है उसमें, जिसमें हम नॉन रिलीजन की बात कर रहे हैं, वो किताबें जिसमें धर्म को प्रधानता ना देकर उन बातों को प्रधानता दी गई है जो उस कालखंड की है, तो वो सारी की सारी बुकें यहां आ जाएंगी। जैसे कौटिल्य का आपका अर्थशास्त्र है, जैसे आपकी मुद्राक्षस की बुक है, तो ये सारी की सारी बुकें आपकी नॉन रिलीजियस बुक में आएंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस फ्लो चार्ट को लेकिन आपको ध्यान में रखना है, ये बनाते हुए चलना है कि हम अपनी जब रिवीजन करें, अपनी क्लास का रिवीजन करें, तो उसे टिप्स पे कर सकें कि अच्छा एंशिएंट हिस्ट्री था, एंशिएंट हिस्ट्री की 2 ब्रांचेस थी, 2 ब्रांचेस की जो नीचे वाली ब्रांच थी उसमें पहले 2 ब्रांचेस थी, उसके बाद तोड़ते चले। जब आप चीजों को तोड़ने लग जाएंगे तो बहुत इजी हो जाएंगी। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। अब धार्मिक स्रोत जो हैं आपके, उसके बारे में एक पूर्ण जानकारी ले लेते हैं कि वो क्या क्या है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि एक मोटी अगर दीवार होती है तो उसको तोड़ना हो तो उसमें पहले छोटे छोटे छेद करने पड़ते हैं, जिससे आप उसमें बल्ली या उसमें कोई बम, जैसे अभी ट्विन टावर था, ट्विन टावर की लंबाई थी 40 फ्लोर की, ठीक, कितनी थी, ये 40 फ्लोर की इमारत थी। अब उन्होंने ऐसा नहीं किया कि नीचे लगा दिया बम उड़ा दो, उन्होंने क्या किया कि यहां पर एक होल किया, एक यहां किया, एक यहां किया, एक यहां किया, एक यहां किया, एक यहां, ऐसे इस तरीके से छोटे छोटे छेद करके उस पूरी बिल्डिंग को 9 सेकंड के अंतर्गत ध्वस्त। किसी भी बड़े दुर्ग को जीतना हो तो उसके छोटे छोटे दरवाजों पर अपनी पहुंच बना लीजिए, छोटी छोटी चीजों में उसको बांट दीजिए, उसके बाद अपने आप वो आपके कंट्रोल में आ चुका होगा। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि साहित्यिक शोध क्या हुआ करती थी, उसमें आपको समझ आना चाहिए कि साहित्यिक स्रोतों में हम यही पढ़ेंगे। तो अब आपकी मोटी परत हट चुकी है, अब देखते हैं उसके अंतर्गत क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम वेद के बारे में देखते हैं। तो वेद होते क्या हैं? हमने हमेशा देखा होगा दयानंद भारती, जो दयानंद सरस्वती जी हैं, वो हमेशा यही कहते हैं कि वेदों के हिसाब से चलिए। तो ये वेद इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो गए? वेदों को ऐसा क्या जरूरत थी कि वेद लिखे गए? वेदों में ऐसा क्या लिख गया जिसके हिसाब से हम ये सोचते रहे कि वेद ही बहुत मस्ट है, वेद ही जानने हमारे लिए बहुत जरूरी है? एक अच्छे साम्राज्य को बनाने के लिए लोगों ने, वहां के टीचर्स ने वेदों को क्यों पढ़ाया? ये जरूरी हो जाएगा, ये जानना जरूरी हो जाएगा कि यजुर्वेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में ऐसा क्या कह दिया गया जिससे कि एक साम्राज्य को चलाने के लिए, उस साम्राज्य चलाने वाले को ये जरूरी हो गया कि वो पढ़ना है। तो ये हम इसमें देखेंगे कि इसका अर्थ होता है कि जो महत्व ज्ञान है, जो ज्ञान है उसकी पवित्रता है, और उसकी जो लिटरेसी फॉर्म है, आध्यात्मिक ज्ञान है, उसका संपूर्ण वैदिक, वैदिक मीन्स होता है पुराना और जो पवित्रता से भरा हुआ होता है, ठीक है, उसके इतिहास की जानकारी के स्रोत वेदों से ही हैं। इनकी संख्या 4 होती है, जैसे मैंने अभी आपको बरवली रूप में बताया कि वेद हमारे 4 हुआ करते हैं, ये हर किसी बच्चे को पता होगा। लेकिन उस वेद में जब हम वैदिक काल पढ़ रहे होंगे तो हम वेदों में भी उसका क्लासिफिकेशन करेंगे कि किस तरीके से, किसको त्रिवेदी कहा जाएगा, किसको पूर्णतः वेद के अंतर्गत रखा जाएगा, कौन सा वेद कौन सा रोल निभा रहा होगा, ठीक है। तो ऋग्वेद है आपका पहला, फिर दूसरा सामवेद है, तीसरा यजुर्वेद है, और चौथा आपका अथर्ववेद है, ठीक है। ये आपके टोटल 4 वेदों की संख्या हुई। तो जिसमें हमको ये देखना होगा कि आप एक हेडलाइन डालें कि वेद, वेद के नीचे 4 डालिए कि कौन कौन से वेद हैं, यज्ञवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद आपके सामने। अब दूसरी जो पॉइंट आती है वो आती है वेदांग किसे कहते हैं। तो वेदांग जो होता है, वेद के जस्ट नीचे वाली एक इकाई होती है, इनसे वेदों के अर्थ को सरल ढंग से समझा जा सकता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई अगर बड़ी फॉर्म है तो उसको अगर सरल तरीके से हम तोड़ लें, उसको सरल तरीके से अगर हम समझ लें उसकी मोटी मोटी बातों को, तो हमें समझना आसान हो जाता है। इसी तरीके से जो लोग वेद नहीं समझ पा रहे थे उनके लिए वेदांग बनाए गए, जिससे कि वो वेदों को पूरा ना पढ़ के अगर वेदांग पढ़ लें तो उसकी बात मोटी मोटी उनको समझ में आ जाए। तो इसी को वेदांग कहा गया, जिससे कि हम सरल ढंग से वेदों को समझ सकते थे। और इनकी जो टोटल संख्या होती है वो होती है 6, वेद 4, वेदांग 6। अब ये कौन कौन से वेदांग हैं? तो वेदांग पहला है शिक्षा, साथ साथ लिखते चलें, पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठा आपका ज्योतिष। अब अगर मैं फिर से रिपीट करूं कि ये 6 वेदांग कौन कौन से हैं, तो आपका पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, चौथा है आपका व्याकरण, चौथा है निरुक्त, पांचवा छंद
और छठा आपका ज्योतिष। ये 6 के 6 वेदांग आपसे जब पीसीएस दे रहे होंगे या यूपीएससी दे रहे होंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा आपका स्टेट सर्विसेज के अगर हिसाब से देखें तो क्वेश्चन पूछता है कि वेदांग को 50 शब्दों में समझाएं। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन होगा, 50 शब्दों में लिखना होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि आप क्या लिखेंगे, अब आपके पास पहुंच है कि आप क्या लिखेंगे, तो आप सीधे सीधे लिखें कि वेदांग को अगर हम अपने शब्दों में लिखें तो वेदांग सरल रूप से वेदों की व्याख्या को कहा जाता है। अगर सरल रूप से वेदों की व्याख्या देखी जाए तो वेदांग होगी। फिर उसके बाद वेदांग 6 होते हैं, वेदांगों की संख्या 6 होती है। अब उनके नीचे उन वेदांगों के नाम लिख दीजिए कि वो 6 कौन कौन से होते। आपके 50 शब्द पूरे हो चुके, आपको इसके अलावा कुछ लिखना ही नहीं, आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है? तो फिर से अगर हम एक बार देख लें कि 6 कौन कौन से होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेदांगों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, वेदांगों की संख्या कितनी होती है, ये कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगर छोटे एग्जाम दे रहे हैं, वनडे एग्जाम, तो वेदांगों की संख्या पूछ लेगा कितनी है, तो वो 6 है। और अगर वेदांगों की संख्या जो 6 है वो कौन कौन से वेदांग हैं, ये आपका स्टेट सर्विसेज को हो जाएगा। 4 ऑप्शन देगा, उसमें से ऐसा नाम हटा देगा जिसमें से आपके शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और आपका ज्योतिष, ये 6 के 6 आपके वेदांग हो जाएंगे। अगले पॉइंट पे अगर हम चलें कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है, अगला पॉइंट है आपका ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है कि वेदों की जो गद्य रूप है, ठीक है, गद्य रूप जो होता है, अगर उसमें दी गई जो सरल व्याख्या को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। तो बहुत छोटी सी बात है कि जब हम वेदों की जब सरल व्याख्या कर लेंगे उसको वेदांग कहेंगे, और उसमें भी जो गद्य रूप है उसकी सरल व्याख्या कर लेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। बहुत क्लियर हो जाना चाहिए आपको। कोई भी डाउट हो तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया, मैं आपको दूसरी क्लास में समझा दूंगा, या आप सीधे सीधे कोचिंग के नंबर पे या मेरे नंबर पे सीधे सीधे मुझे मैसेज कर सकते हैं, या कोचिंग पे नंबर के मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई, आप इसे हमें समझा दें, तो मैं उसे अपनी नेक्स्ट क्लास में समझा के ही दूसरा पॉइंट स्टार्ट करूंगा। ठीक, इसके बाद आते हैं अरण्यक पर। तो अरण्यक क्या होते हैं? तो इसकी रचना जंगलों में की गई, इसे ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम हिस्सा माना जाता है जिसमें ज्ञान और चिंतन की प्रधानता है। अब यहां से बात क्या सामने आई, अरण्यक मीन्स क्यों रखा गया इसका नाम अरण्यक? क्योंकि आपने जब हिंदी पढ़ी होगी तो हिंदी में जंगल का एक पर्यायवाची अरण्यक होता है, तो जो जंगलों में लिखे गए उनको कहा गया अरण्यक। और ये ब्राह्मण ग्रंथ का सबसे लास्ट का हिस्सा है, इसी वजह से इसको इसमें इतनी प्रमुखता दी गई है। क्लियर कि इसे क्यों नाम दिया गया? क्योंकि ये जंगलों में लिखे गए और ये ब्राह्मण ग्रंथ का सबसे अंतिम का सरल हिस्सा दिया गया है। इसके बाद आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उपनिषद किसे कहते हैं। कई बार पूछा जाएगा कि उपनिषद किसे कहते हैं, तो उपनिषद ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। अब यहां से एक चीज समझ में आई होगी आपको कि जो आपके उपनिषद हैं, क्या इन्हें हम वेदांत कह सकते हैं? तो हां, आप इनको वेदांत भी कह सकते हैं। अगर मैं यहां उपनिषद की जगह वेदांत लिख देता तो यह भी वही सेम बात होती कि वेदांत क्या होते हैं। वेदांत वो टीचिंग स्टाइल है जहां पे स्टूडेंट
अपने टीचर के समीप बैठ के ज्ञान की प्राप्ति करते थे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उपनिषद। और उसी को हम वेदांत की फॉर्म में पढ़ते हैं। इसकी कुल जो संख्या है 108, मतलब 108 है। भारत में राष्ट्रीय आदर्श जो वाक्य है सत्यमेव जयते, उसको कहां से लिया गया है? उसको लिया गया है आपका, कई बार आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। तो इसको मैं लाल पेन से दिखाकर इस पे स्टार बना देता हूं। ठीक, ठीक है। एक सेकेंड। ठीक है, तो इस चीज पे हम कहां चल रहे थे? उपनिषद पे चल रहे थे भाई। उपनिषद पे हम ज्यादा आगे चले गए थे, ज्यादा स्टार बना दिए तो मामला ही खराब हो गया, है ना। तो यहां पे मुंडक उपनिषद जो है, वहां से जो वाक्य लिया गया है वो है आपका सत्यमेव जयते। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। स्टेट सर्विसेज का ये इतना प्यारा सब्जेक्ट है, जैसे आपका बड़ा बेटा आपके घर में बहुत प्यारा होता है, उसी तरीके से अगर एंशिएंट हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन सबसे ज्यादा प्यारा है तो वो यही क्वेश्चन है। हर स्टेट सर्विसेज पूछता है, हर स्टेट सर्विसेज पूछेगा कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो वो लिया गया है मुंडक उपनिषद से। हर स्टेट सर्विसेज पूछेगा कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो वो है 108। हर स्टेट सर्विसेज पूछेगा कि आपके जो वेदांग है उनकी संख्या कितनी है, तो वो 6 है। यही क्वेश्चन यूपीएससी जब पूछता है प्रीलिम्स में, तो ये पूछेगा कि वेदांगों की संख्या 108 होती है, उपनिषदों की संख्या 6 होती है, और नीचे स्टेटमेंट दे देगा कि पहला सही, दूसरा सही, तीसरा दोनों ही गलत, या चौथा दोनों ही सही। तो यहां पे क्या होगा आंसर? यहां पे दोनों ही गलत हो जाएंगे, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जैसा हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उसमें हर क्लास के बाद उसी से जुड़े हुए जितने भी पीसीएस के क्वेश्चंस हैं और जो सिविल सर्विसेज में क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको भी रखा करेंगे, जिससे कि वो क्वेश्चन आपका रिवीजन भी करवा पाए और आप ये जज भी कर पाए कि क्या वैभव सर ने ये सही पढ़ाया भी है, क्या वैभव सर का पढ़ाया हुआ हमारे काम में आ भी रहा है। क्योंकि YouTube पर कई टीचर्स हैं जो आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे, लेकिन मैं किसी का नाम ना लेते हुए सीधे सीधे आपको बोल रहा हूं, अगर YouTube पर कोई पढ़ा रहा है और आपका क्वेश्चन उससे नहीं बन रहा, तो आप उसको सीधे सीधे ये मान लीजिए कि वो सिर्फ और सिर्फ आपका मनोरंजन करा रहा है और आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। जिस क्लास में आपको मजा आए और आप कॉपी पे कुछ ना लिखें तो सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ये एकदम क्लियर बात बता रहा हूं मैं आपको। अगर फ्री आपको क्लासेस कोई दे रहा है और आपका सिर्फ मनोरंजन हो रहा है, आप हंस रहे हैं कि अरे वाह सर ने तो बहुत बढ़िया मजाक कर दी, क्योंकि पढ़ाई मजाक नहीं है, उसमें हंसी नहीं आती। यहां क्लास में अगर 27 बच्चे 28 बच्चे बैठे हुए हैं आपके साथ, ये लोग कोई नहीं हंस रहा है। ये क्लास में बच्चे फीस दे के पढ़ रहे हैं जो कि आप फ्री में पढ़ रहे हैं। तो ये चीज हमेशा अपने जहन में रखिए, अपने दिमाग में रखिए कि जो भी किसी का मैं नाम नहीं लूंगा, जो भी आपका मनोरंजन कराने की कोशिश कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम लेके अपने YouTube की टीआरपी बढ़ा रहा है, अपने चैनल को बढ़ा रहा है। पढ़ने का आपका मकसद है, इसीलिए आपने YouTube खोला है, क्योंकि आप क्लास में आके नहीं बैठ पा रहे हैं, आप नहीं आ सकते हैं यहाँ पे, इसलिए। तो चीजों को सीखिए, उस टीचर से, उस चैनल से बचिए जो कि आपके मनोरंजन के लिए बना है, लेकिन उसका नाम पढ़ाई के नाम पे रख दिया गया, क्योंकि पढ़ाई आपका मनोरंजन दे सकती है जब आप पढ़ चुके हों, तब आपको उसमें मजा आना चाहिए। लेकिन पढ़ाई करते समय आपको एकदम एकाग्र होकर बैठना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको पता होनी चाहिए कि मैंने यहां से 3 क्वेश्चन बता दिए कि वेदांग कितने होते हैं, वेदांगों की संख्या क्या है, वेदांग कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद वेदांत बताया
क्योंकि वेदांग और वेदांत एक ही जैसा साउंड कर रहा है। यूपीएससी या पीसीएस आपको डीएम बनाएगा, एसडीएम बनाएगा। वो हलवा नहीं देगा कि मतलब वेदांग बता दिया सीधे 6, वो आपको कंफ्यूज करेगा कि वेदांत होते हैं 6 और वेदांग होते हैं 108, कंफ्यूज करेगा। और कंफ्यूजन तभी दूर हो सकता है जब आप इन बच्चों की तरह, जो कि यहाँ पे 28-27 बच्चे बैठे हैं, उनकी तरह एकाग्र होकर पढ़ें। ठीक है, एकाग्रता आपके लिए जरूरी है, कामयाबी उसी को मिलेगी। ठीक, चलिए, इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। किससे की गई है? टूटी की हुई नाव से किसकी तुलना की गई है? अब क्वेश्चन जैसे पूछा गया कि कौन से इन सब चीजों में यह कहा गया है, मुंडक उपनिषद में यह बात कही गई है कि जो यज्ञ है वो टूटी हुई नाव की तरह है। क्योंकि यहां पर सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि इसी उपनिषद में। अब आदमी एकदम हैरान होगा, एकदम परेशान होगा कि भाई साहब उपनिषद तो 108 है, अब ये किस उपनिषद की बात कर रहे हैं? तो जस्ट हमने इससे पहले ही एक लाइन पढ़ी कि मुंडक उपनिषद है, तो जस्ट उसके नीचे वाला पॉइंट उसी के लिए जोड़ा गया है कि मुंडक उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। और इसी से हमने क्या लिया है? इसी से हमने सत्यमेव जयते लिया है। बहुत समझ के चलना है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, हर किताब में मिल जाएंगी, हर यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी, लेकिन आप उसको कितना समझ पा रहे हैं, कितना याद रख पा रहे हैं, वो मायने रखता है। ठीक, तो श्री कृष्ण का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो आपका कहां मिलता है? छंदोग्य उपनिषद में। ये क्वेश्चन एक और यहां से जनरेट हुआ कि जो श्री कृष्ण है उनका जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण थे, तो ये कहां पे मिलता है? ये मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। फिर उसके बाद उपनिषदों से तात्कालिक मीन्स होता है ऑन प्रेजेंट, उसी समय का, उसी जो वक्त चल रहा था, वो टाइम पीरियड चल रहा था, उसको बोलते हैं तात्कालिक। उपनिषदों से तात्कालिक भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। क्लियर हो गया? इतनी बात जिसको अभी तक समझ में आ गई हो वो इसको नोट करे। जब तक थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं। लिखो भाई, जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप पूरा। लेकिन मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट से ज्यादा जितना मैंने आपको बताया है वो आप लिख लें। अपने हाथ से लिखेंगे तो शायद आपको समझ और ज्यादा आएगा, क्योंकि इतना टाइम पीरियड हम दे रहे हैं कि वो बहुत इजी फॉर्म में आप तक पहुंच रहा है। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी। ले लिया? चलिए अगले पॉइंट पे चले। अगला जो पॉइंट है वो आता है महाकाव्य। जैसा मैंने आपको बताया कि रामायण है, महाभारत है, ये हमारे देश के महाकाव्य हैं। अब महाकाव्य क्या होता है? महाकाव्य अगर सीधी सीधी फॉर्म में हम देखें तो महाकाव्य जो चीज है, रामायण, महाभारत भारत के दो प्राचीनतम महाकाव्य हैं। उपलब्ध साक्ष्यों, साक्ष्य मीन्स होता है एविडेंसेस। एविडेंसेस क्या होते हैं? जो चीजें हमें मिली हैं, साक्ष्यों के आधार पर इनकी रचना काल 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसवी के बीच माना जाता है। अगर अब यहां से क्वेश्चन आए कि सर जो ये प्राचीनतम महाकाव्य हैं उनका टाइम पीरियड क्या है, तो टाइम पीरियड ये बताने वाला मैं तो छोड़ो, सतीश चंद्र जी की किताब में भी आप देखेंगे या आप किसी भी बुक में देखेंगे, एनसीईआरटी में देखेंगे, तो वहां पे आपको फिक्स टाइम पीरियड नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति विशेष इसका टाइम पीरियड बता देता है तो महान है, उनके पैर एकदम छू लीजिए,
क्यों? क्योंकि ये टाइम पीरियड बताना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि कई साक्ष्यों से पता चलता है कि वो जो टाइम पीरियड है वो एक साथ नहीं लिखी गई किताब है, वो महाकाव्य एक साथ नहीं लिखेगा, उनका एक टाइम पीरियड है, वो पूरे एक खंड में लिखे गए हैं। एक खंड हुआ, दूसरा खंड हुआ, जैसा रामायण में देखते हैं 7 खंड है, उसमें पता चलता है कि हम एक साथ सातों खंडों को एक साथ नहीं लिख सकते। जब राम पैदा हुए हैं उसकी बात है, फिर उसके बाद राम राजा बन रहे हैं उसकी बात है, तो ये सारी चीजें एक इंटरवल में कंप्लीट हुई तो एक साथ नहीं लिखी जा सकती। तो इस वजह से ऐसा जो टाइम पीरियड है उस पर अगर बहस ना करते हुए सीधे सीधे आप आंसर दीजिए कि सर इसका टाइम पीरियड 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी तक माना जाता है। क्लियर? अगली बात आते हैं रामायण पर सीधे। तो इसके रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं। कई छोटे छोटे एग्जाम्स में ऐसा पूछ लिया जाता है कि रामायण की रचना किसके द्वारा की गई, तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई। अब क्वेश्चन क्या फंसेगा? क्वेश्चन फंसेगा कि कई बच्चों को यह पता है कि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, लेकिन जो रामायण हम पढ़ते हैं उसको नाम दिया गया है रामचरितमानस, और जिसकी रचना की गई है तुलसीदास जी के द्वारा। अब तुलसीदास जी अकबर के समकालीन दिखाई देते हैं। अब अकबर के टाइम में हिंदी और अवधी का बहुत ज्यादा प्रचलन है, तो अवधी में वो दिखाई देती है। जिस रामचरितमानस को, जिसको कथा कथित हम रामायण ही कह देते हैं, वो अवधी में दिखाई दे रही है। वहां क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रामायण की जो भाषा है वो क्या है। अब बहुत सारे जो विद्यार्थी होंगे एकदम ज्ञानी होंगे, तो क्वेश्चन पूछा गया कि रामायण की भाषा क्या है। यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगी, यूपीएससी घुमा के पूछेगी। अगर पूछना होगा उसमें 3 स्टेटमेंट देगी कि इसको तुलसीदास ने लिखा, इसको महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, इसे वेद व्यास जी ने लिखा। क्वेश्चन यूपीएससी इस तरीके से पूछेगी। लेकिन स्टेट सर्विसेज क्या पूछेंगे कि रामायण की भाषा क्या है। अब 4 ऑप्शन होंगे। बहुत सारे ज्ञानी एकदम तैयार हो चुके होंगे कि भाई साहब आज दिखाते हैं जलवा, हम ही तो हैं जिसने हमने अपने सनातन धर्म को बचा के रखा है। आंसर मार देंगे, पहला ही ऑप्शन जो होगा हिंदी। ले मार दिस, खत्म, आंसर मार दिया बिना देखे। तीसरे ऑप्शन देखा ही नहीं, दूसरा देखा ही नहीं कि नीचे लिखा है अवधी, उससे नीचे लिखा है संस्कृत, फिर नीचे और लिखा है फारसी। नीचे का ऑप्शन ही नहीं देखे, मार दिए अवधी, वो सीधे संस्कृत, मार दिए सीधे हिंदी, मार दिए फारसी। ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी, एक से बढ़कर एक ज्ञानी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है रामायण का, ना कि रामचरितमानस का। ठीक, रामचरितमानस का क्वेश्चन थोड़े पूछा जा रहा है भाई, क्वेश्चन पूछा जा रहा है रामायण का। आंसर दे दो रामचरितमानस का। कॉपी पे एकदम शान से ऐसे इस तरीके से वहां पे होते हैं ना 4 ऑप्शन, गोला भर के आएंगे ये, बाद में सिलेक्शन हुआ ही नहीं। पापा से कह रहे हैं सर बेईमानी है, सरासर बेईमानी, बिका हुआ है, बोर्ड ही बिका हुआ है। अब भाई साहब रामायण की भाषा ही नहीं है हिंदी, भाषा तो ये है ना। आंसर तो ये मारोगे जब ये वाला ये गोला काला करोगे तब जिंदगी सफेद होगी, वरना काली ही रहेगी। ठीक है, तो आंसर आप दे रहे हैं तो उसको सोच के दें, पढ़ के दें, पूरा बकायदा पढ़ लें, क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ लें कि क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है। ऐसे थोड़े कि मतलब रामायण अच्छा अभी रुको, रोज पढ़ते थे, जाके जामे सत्य सनेहु तो विधि मिले न बिन कछु संदेहु। ये तो अवधि सी दिखाई दे रही, मार दो अवधि।
अरे पढ़ने से क्या हो रहा है भाई, जो पढ़ रहे हो वो आप रामचरितमानस पढ़ रहे हो। जैसे कि वेदों का सरल फॉर्म जो है वो वेदांग है, वैसे ही रामायण जो संस्कृत नहीं पढ़ सकता उसके लिए रामायण को संस्कृत से अनुवाद करके जो अवधि में चेंज कर दिया गया है, उसको रामचरितमानस कहा गया। तो उसकी भाषा संस्कृत नहीं है। अब क्वेश्चन आया रामचरितमानस, अच्छा हमसे पूछ रहा है, हम हैं, हम तो हम है ना, तो वहां पे मार दिए क्या, वहां मार दिए संस्कृत। पूछ रहा रामचरितमानस का संस्कृत, लेट बड़ा काला गोला बनाएंगे, सिलेक्शन जल्दी होगा। सिलेक्शन होगा नहीं, गेट से ऐसे लात मार के यूपीएससी बाहर कर देगा। जाओ अगले साल देखना एक बार, ठीक है। तो ये बहुत माइनर मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। ये मजाक में मैंने बता दिया, लेकिन ये बहुत सीरियस है, बहुत माइनर है, लेकिन बहुत मेजर टाइम पीरियड आपका ले जाता है। एक साल बाद फिर पीसीएस का पेपर आएगा, फिर यूपीएससी आएगा, और आपको फिर वो यही नाम देगा कि रामायण तुलसीदास ने लिखी है। और अच्छा हमसे फिर पूछे, हमको पता है भाई साहब तुलसीदास ही लिखे हैं, तुलसीदास नहीं लिखे हैं, उसको वाल्मीकि लिखे। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखनी है, पढ़ के देने हैं आंसर। आगे अगर चलें तो महाभारत पे चलते हैं। महाभारत आरंभ में इसका नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना है, क्योंकि महाभारत 3 नामों से गुजर के बना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका नाम था वो जय संहिता था। ठीक है, अगर महाभारत का फर्स्ट नाम देखा जाए तो वो आपका क्या है, जय संहिता है। और इसके जो रचनाकार हैं वो महर्षि वेदव्यास है। अब एक क्वेश्चन है आपसे, उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि महर्षि क्यों कहा जाता है। ठीक है, जैसे वाल्मीकि के सामने मैंने महर्षि लिखा, वैसे ही वेदव्यास जी के सामने मैंने महर्षि क्यों लिखा, ऋषि क्यों नहीं लिख दिया। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। फिर इसमें श्लोकों की मूल संख्या 8800 थी। किसकी बात चल रही है, जय संहिता की बात चल रही है। ठीक है, ये बात चल रही है जय संहिता की, इसमें 8800 थी। लेकिन वर्तमान में जो इसकी कुल संख्या है वो आपकी कितनी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। बहुत सारे लोग ऐसे ही जुड़ते हैं, उन्हें यही नहीं पता है कि लाख में कितने जीरो हैं, 5। ठीक, तो इसमें अब जो इसकी संख्या हो गई है वो इतनी। इसमें कुल जो पर्व हैं, क्वेश्चन आएगा कितने पर्व पढ़ते हैं, 18 पर्व, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे गीता है, वो कौन से पर्व में दिखाई देगी, तो ये सारी चीजें आएंगी। क्वेश्चन यहां से आपका क्या बनेगा कि जो महाभारत है उसका किसने रचना की है, तो महर्षि वेदव्यास हो जाएंगे। फिर पूछेगा कि उसका पहले नाम क्या था, तो उसका आंसर जय संहिता हो जाएगा। फिर पूछेगा सबसे पहले उसमें कितने श्लोक थे, तो 8800 हो जाएगा। पूछेगा वर्तमान स्थिति में कितने श्लोक हैं, लाख हो जाएगा। समझ रहे। फिर क्वेश्चन पूछेगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है वो ये क्वेश्चन है कि इसमें कितने पर्व हैं, तो इसमें जो टोटल पर्व हैं वो हैं आपके 18। ठीक, श्रीमद् भगवत गीता आपने देखा होगा मुखर्जी नगर में कि यहां पर अपने ये चौकी के पास कई लोग इस्कॉन वाले गीता का प्रचार करते हैं, गीता को लोगों को गिफ्ट भी देते हैं, और जो पैसे दे सकते हैं उनसे पैसे लेके भी उनको देते हैं। तो ये गीता है क्या, ऐसा तो है नहीं कि किसी की बहन है, बेटी है या दोस्त है उसका नाम गीता, थोड़े मतलब उसको थोड़े गीता कर रहे हैं। उसका पूरा नाम भगवत गीता है। उसको लोगों ने अपनी सुविधा के हिसाब से गीता कर दिया है कि गीता बोल दिया, अरे गीता, अच्छा उसका नाम गीता नहीं है, उसका नाम क्या है, श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, आज से आपसे मेरी ये उम्मीद है कि जब
आप ये चीज पढ़ चुके हैं कि उसका नाम गीता नहीं है, तो आप उसका पूर्ण नाम लें, श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है। अगर आपका नाम, मेरा ही नाम वैभव है और कोई मुझे सिर्फ वी कह दे कि वी इधर आओ, अरे तो वी नाम वाले तो बहुत हैं, वी नाम से तो बहुत हैं, उसी तरीके से गीता से तो बहुत है, लोगों का नाम है गीता। आप जो नाम है वही नाम लें। ठीक, चलिए, तो इसी श्रीमद् भागवत गीता, एक उसमें पर्व पड़ता है, उन 18 पर्वों में से एक भीष्म पर्व है, उसी के अंतर्गत ये बात कही गई है, उसी के अंतर्गत ये उपदेश दिए गए हैं। महाभारत का जो युद्ध है उसका जो टाइम पीरियड मिलता है, ये मेरे हिसाब से नहीं लिखा गया है, ये साक्ष्यों के हिसाब से लिखा गया है, तो इस पे मैं कोई मतलब जद्दोजहद के तहत युद्ध करने के लिए आतुर नहीं होऊंगा, क्योंकि ये युद्ध लड़ चुके हैं ये लोग। ठीक है, तो ये 950 ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक है, 950, क्लियर। इसमें ये लड़ा गया था, जो कि 18 दिनों तक, कितने दिनों तक, 18 दिनों के लिए चला, और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। कितने का? रामायण महाभारत। विश्व में कितने होंगे? कई होंगे। हम तो भारत में रहते हैं तो हमें भारत का ही पता चल जाए वही बहुत है, लेकिन यह पता होना जरूरी है कि यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, यह पता होना चाहिए। इसे 5वें वेद के रूप में भी मान्यता मिली हुई है, कई लोग इसे 5वां वेद भी मानते हैं, कई लोग जो नाट्य शास्त्र है उसको भी 5वां वेद मानते हैं। तो इसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन हम 4 वेदों के बाद अगर कहें कि इसको भी 5वां वेद मान सकते हैं, उसके साथ साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि कई लोगों के अनुसार महाभारत 5वां वेद भी माना जाता है, और कई के अनुसार नाट्य शास्त्र को भी 5वां वेद माना गया। अब नाट्य शास्त्र क्या है, ये कला और कल्चर की क्लास जब हो रही होगी मैं तब बताऊंगा, लेकिन आपको मैंने एक हिंट दे दी कि नाट्य शास्त्र भी कुछ चीज होती है। तो आप कमेंट बॉक्स में या तो जिसको पता हो वो बता दे, या जिनको नहीं पता हो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के बैठे। ठीक है, चलिए अब आते हैं उन साहित्यों पर जो कि दूसरे धर्म से रिलेट करती हैं, जैसे कि बौद्ध साहित्य है। यह मूल रूप से 4 भागों में विभाजित है, जिसको हम जातक बोलते हैं, जिसमें कथाएं वगैरह हैं। फिर त्रिपिटक बोलते हैं, जिसमें बास्केट्स ऑफ बुक्स कहा जाता है, त्रिपिटक। फिर पाली और संस्कृत। ठीक है, ये उनकी भाषाएं हैं। अब ये पता चला कि इन्होंने इसको 4 भागों में बांटकर, कि जातक जो कहानियां होती थी, बौद्ध के जीवन से जुड़ी हुई कहानियां जो थी, उसको जातक कहा जा रहा है। फिर उसके बाद त्रिपिटक, उन्होंने एक बुक्स का एक संलग्न कर एक त्रिपिटक, मतलब पिटक मतलब होता है बास्केट, त्रि मतलब होता है 3, तो इसको तोड़कर त्रिपिटक हो गया। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। यहाँ पे किताबों का एक समूह दिखाई दे रहा होगा। पिटक मतलब होता है एक टोकरी, किताबों की टोकरी, इसमें 3 किताबें हो जाएंगी। फिर ये दोनों भाषाएं हैं जो कि मुख्यतः यूज की गई है, पाली और संस्कृत। अब देखिए, बौद्ध धर्म जनरेट ही इसीलिए हुआ था क्योंकि वो सनातन धर्म के खिलाफ अपनी चीजों को लाना चाहता था। तो संस्कृत लोगों को समझ आती नहीं थी, तो संस्कृत के खिलाफ पाली भाषा का यूज मुख्यतः मेनली किया जा रहा था, पाली प्लस प्राकृत। बाद में आपको यह दिखाई दे रहा है कि संस्कृत भी लिखा हुआ है। तो हम ये सबसे बड़ा डिक्लाइन होने का उनका मुख्य रूप मान सकते हैं, मुख्य पॉइंट मान सकते हैं कि संस्कृत भाषा जो कि लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी, वो भी ये लोग अब यूज करने लग गए थे। क्लियर? तो यहां से समझ में आ जाएगा। अब जातक क्या होता है? यह बौद्ध का एक पवित्र ग्रंथ है। यह 550 कथाओं का एक संग्रह है। इसमें महात्मा बुद्ध
के पूर्व जन्मों की कहानियां वर्णित हैं। अजंता की चित्रकारी जातक की कहानियां दर्शाती हैं। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जातक कथाएं मेनली बौद्ध के जो पूर्व जन्म है उनकी कहानियों पर बेस्ड है। अब जो अजंता की गुफाएं हैं जो कि आपके महाराष्ट्र में है, आपको पता होना चाहिए कि अजंता की कितनी गुफाएं हैं, अजंता में कौन कौन सी गुफा के नंबर जो दे रखे हैं उसमें किस किस बौद्ध के जीवन की जातक कथा का चित्रण किया गया है। ये चीज हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे जब हम चित्रकारी पढ़ रहे होंगे, गुफाएं पढ़ रहे होंगे, सारी की सारी चीजें एक पॉइंट से बकायदा पढ़ते जाएंगे, लेकिन आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं आपका त्रिपिटक। जैसा मैंने आपको बता दिया कि त्रिपिटकों की जो भाषा थी प्राकृत, देखिए यहाँ प्राकृत आ गया, मैंने आपको बताया अभी, क्योंकि संस्कृत के खिलाफ ही पाली और प्राकृत का यूज किया जा रहा है और त्रिपिटक की सारी किताबों की जो भाषा है वही प्राकृत है, तो प्राकृत रख दी जाएगी। अब ये कौन कौन से हैं तीन, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्ब पिटक। अब ये क्या क्या है, इसको जब हम बौद्धिज्म पढ़ रहे होंगे, बौद्ध धर्म जब हम पढ़ रहे होंगे तब उसके बारे में देखेंगे, तब उन किताबों के बारे में देख लेंगे कि ये क्या कहती हैं। पाली जो ग्रंथ है वो प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में ही है, वो सीधे सीधे उसके बारे में कह दिया गया। ठीक है, अब ये देखिए मिलंद पन्हो, अब ये क्या है, ये अलग चीज है। मिलंद पन्हो इस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश एक व्यक्ति हुआ जो कि यूनान का राजा था, मिनांडर, जिसको हम मिलंद भी बोलते हैं, भारत में उसको मिलंद बोलते हैं और यूनान में उसका नाम जो मेन था मिनांडर था। अगर मैं इसको लाल से आपको शो करूं तो ये याद रखना है। ठीक है, इसकी एक ग्रंथ लिखा है इसने, मिलंद पन्हो। मिलंद क्यों, क्योंकि भारत में उस मिनांडर को मिनांडर नाम बोलकर मिलंद बोला गया। ठीक है, तो मिलंद इसी व्यक्ति का नाम है, ऐसा नहीं कि मिलंद अच्छा ये दूसरा है, नहीं, दूसरा बिल्कुल नहीं है, ये यही है कि वैभव को घर पे कान्हा बोल दीजिए, कान्हा को वैभव बोल दीजिए, वही वाली चीज है। ठीक है, तो मिनांडर मिलंद एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन, एक व्यक्ति जब बौद्ध पढ़ रहे होंगे तो इस व्यक्ति का बड़ा महत्व है, इस व्यक्ति का बहुत बड़ा महत्व है, इसको वहां बाकायदा पढ़ेंगे। लेकिन जो आज की क्लास है वो एक नॉर्मल जो जानकारी कहाँ कहाँ से मिली उसके बेस्ड है, लिटरेचर फॉर्म है, ये सारी चीजें कवर करनी है, काफी है। फिर उसके बाद इसके बीच का जो वार्तालाप है उसका वर्णन करता है। ये दोनों जब आपस में अपने दरबार में बात कर रहे होंगे, ये टोटल बेस्ड किताब उसी के ऊपर है। अगर मैं किसी से बात कर रहा हूं तो उसके जो वाद संवाद है या वाद विवाद है वो सारी की सारी चीजें इसमें लिखी हुई। तो यहां पे राजा कौन, मिनांडर, और जिससे विवाद हो रहा है, जिससे बात हो रही है वो कौन, वो नागसेन, और नागसेन एक भिक्षु था। क्लियर। और इन सब के बीच में जब आप देखेंगे कि एक बुक और है जिसका कहा गया है दीपवंश, उसमें श्रीलंका के एक राजा है सिंहल द्वीप के इतिहास पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, तो ये किसी जगह के या किसी राजा के बारे में जानकारी देने वाला पहला बौद्ध धर्म का ग्रंथ बन जाएगा। फिर उसके बाद एक और महाकाव्य की उसी में आता है जो कि है महावंश। महावंश क्या है, इसमें मगध के राजाओं के जो क्रमबद्ध सूची है उसको दिया गया। ठीक है, कौन सी किताब है, महावंश। अब इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है जो मगध के राजा हुए हैं उनका एक क्रम दिया गया है, उनका ऑर्डर दिया गया है कि कौन कब राजा बना। इसी में आपको दिखाई देगा कि अशोक का जो नाम है वो पता चलेगा कि अशोक बौद्ध धर्म को मानेगा या जैन धर्म को मानेगा। सारी की सारी चीजें इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती कि महावंश है, दीपवंश है, ये सारी चीजें इसलिए हैं। फिर इसके बाद आता है चूल वंश। इसमें जो कोंडी चोल साम्राज्य है उसके विघटन की जानकारी मिलती है। अब सीधे पता चल गया आपको चूल वंश है।
अब चूल ग्रंथ सीधे सीधे वही बात बताएगा जो उसके ग्रंथ, जो उसके वंश से जुड़ी हुई होंगी। क्लियर। फिर आते हैं संस्कृत ग्रंथ। अब संस्कृत ग्रंथ में आपको सीधे सीधे सारी बातें वही हैं जो ऊपर की चीजें बताई गई हैं, बस उसका संस्कृत में नाम कर दिया गया है, संस्कृत उसकी भाषा कर दी गई है। क्लियर। फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है जिसको बोला गया है ललित विस्तार। ठीक। ललित विस्तार क्या है? संस्कृत भाषा में बौद्ध धर्म का यह पहला ग्रंथ। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ललित विस्तार वो बुक है जो कि संस्कृत, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 4 भागों में बांटा गया है, उसमें संस्कृत रखा था। तो संस्कृत क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि कई ऐसी किताबें हैं जो टोटली फॉर्म उनकी क्या है, उनका फ्रंट ही संस्कृत है। फ्रंट मतलब क्या होता है? फ्रंट मतलब होता है जिस लिपि में वो लिखी जा रही है, तो उसका फ्रंट ही संस्कृत है, तो इसलिए संस्कृत मेन हो जाती है, उसकी कई जानकारी मिल रही है। पहला ऐसा ग्रंथ बन रहा है जो पूरा टोटली संस्कृत में लिखा जा रहा है। फिर उसके बाद दिव्यावदान जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें शुंग वंश एक आएगा, जब हम वंश पढ़ रहे होंगे, जब देखेंगे तो उसमें मौर्य शासकों और शुंग वंश के विषय में वर्णन दिया गया है। ये उसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में भी बात की गई है। देखिए, जो आपका महावंश है वहां किसी वंश के बारे में बात नहीं लिखी हुई। अशोक के बारे में दिखाई देगा, कई राजाओं के बारे में बात पता चलेगी, लेकिन वहां टोटल लिखा है मगध। जब महाजनपद पढ़ रहे होंगे जिसमें हम 16 के 16 महाजनपद पढ़ेंगे, वत्स, कुरु, पांचाल, शोषण, अवंती, चेदी, मत्सक, काम्बोज, गांधार, ये सारे के सारे जब हम पढ़ रहे होंगे तो उसमें से एक मगध दिखाई दे रहा होगा, और मगध इस तरह दिखाई दे रहा होगा कि मगध के सामने कोई नहीं दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या कहा, कि कई महाजनपद दिखाई दे रहे होंगे लेकिन मगध ऐसा दिखाई दे रहा होगा उसके सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा। मतलब मगध सबसे पावरफुल बन चुका होगा, मगध के कंट्रोल में बहुत कुछ आ चुका होगा, तो इसलिए मगध नाम दिया गया। मगध के ऐसा नहीं है कि मगध पर से मौर्यों ने साम्राज्य किया, मगध पर मौर्यों से पहले भी साम्राज्य, नंद वंश है, शुंग है, इन लोगों ने साम्राज्य किया है, तो इनके बारे में भी जानकारी है। लेकिन दिव्यावदान में सिर्फ शुंग वंश और मौर्य शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। अब साहित्य के जो दूसरा है उसमें जैन साहित्य आ जाता है, और जैन साहित्य में अगर हम देखें तो ये प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा में है, और इनको हम आगम भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? हम आगम भी बोलते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जैन साहित्य को किस और नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है आगम नाम से। क्लियर? तो आगम कहेंगे। अब इसमें कौन किताबें हैं? एक चीज और कि यहां पे किताबों के नाम के आगे सूत्र लिखा है। ठीक। और आप जब देखेंगे, यहां पे देखेंगे तो यहां पे वंश लिखा हुआ है कई किताबों के आगे, महावंश, चूल वंश। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर पता चल जानी चाहिए। ये ट्रिक्स होती हैं कि अगर दीप वंश किताब का नाम आ गया तो वो कौन से धर्म से है, आप सीधे चुटकी में मारेंगे, आंसर दे देंगे। यहां पे वो वाला नहीं होना चाहिए, अच्छा हमसे पूछ रहा है रामचरितमानस संस्कृत माध्यम, नहीं, ये ट्रिक थोड़ी हुई भाई, ये तो बेवकूफी हुई। ट्रिक हुई कि अगर वंश दिखाई दे रहा है, महावंश दिखाई दे रहा है, दीप वंश दिखाई दे रहा है, तब हमें पता चल गया कि भाई वहां पे ऐसी किताबों के नाम के आगे ऐसे लिखा जाता था, तो बौद्ध मारेंगे। फिर उसके बाद हम एक चीज और देखे कि हम क्या देखे, हमने देखा कि जहां पे सूत्र लिखा हुआ है वो जैन की किताब है। तो भगवती सूत्र है, आपका आचराग सूत्र है। क्वेश्चन पूछा कि भगवती सूत्र किस धर्म की किताब है, नीचे लिखा हुआ है बौद्ध धर्म, सनातन धर्म, आपका जैन धर्म, या इनमें से कोई नहीं। आपको पता है कि सूत्र किस में लिखा जाता है किताबों के आगे? जैन धर्म में।
तो आपका जैन धर्म आंसर हो जाएगा। अब आचराक सूत्र क्या है उसके बारे में चलते हैं। तो आचराक सूत्र, इसमें जैन भिक्षुओं की, क्योंकि यहां भिक्षु काफी दिखाई दे रहे होंगे, उनकी विधि, निषेध और आचार विचारों का वर्णन दिया गया है। आचार विचार क्या? आचार विचार मतलब होता है उनके आइडियोलॉजी सिस्टम। अगर मोटा मोटा देखें कि उनका क्या जीवन जीने का तरीका था, उनका किस तरीके से लाइफ स्टाइल चल रहा था, वो सारी की सारी चीजें यहां दिखाई देंगी। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका भगवती सूत्र। जब जैन धर्म हम पढ़ रहे होंगे तो भगवती सूत्र के बारे में मुझे याद भी दिला दीजिएगा, तो मैं इस पर और बातें कर लूंगा। तो भगवती सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। इसमें महावीर स्वामी के जीवन और अन्य समकालिक जो उनके साथ उनके संबंधों का विवरण है। अब मैंने एक चीज बताई थी कि यहां पे महावीर स्वामी के बारे में बता रहे हैं। अब मैं जस्ट पीछे स्लाइड में ना जाकर अगर मैं यहीं पे पूछूं आपसे कि जो बौद्ध हैं, बौद्ध के जीवन का वर्णन या पूर्व जीवन की कहानियों का कहां से पता चलता है? अब ऑनलाइन वाले बच्चों से तो कल से लाइव क्लास रहेगी, वहां पे पूछा जा सकता है। अभी मैं ऑफलाइन वालों से पूछ लेता हूं। तो मैं 4 ऑप्शन दूंगा, ये ऑफलाइन वाले बच्चे आपके सामने देखिए बताएंगे। अभी पहला ऑप्शन है आपका भगवती सूत्र, दूसरा सूत पिटक, तीसरा जातक, या चौथा इनमें से कोई नहीं। अब यहां 28 बच्चे हैं, 28 बच्चों के लिए 1 गोला, 2 गोला, 3, 4। ठीक है, मैं 4 से पूछ लेता हूं। एक का आंसर यहां लिख दूंगा, बी का यहां, सी का यहां, या डी का यहां। ठीक है, बताइए। हाँ बताइए विकास जी। हाँ, सी। ठीक है, एक आंसर आ गया आपका सी। थोड़ा तेज आवाज में बोलना होता है ना, जब पता है और कॉन्फिडेंस है खुद पे। एक आंसर हो गया सी। हाँ बताओ भाई गौतम। जातक। ठीक है, दूसरा भी सी हो गया। हाँ जी, आप बताइए। एक आंसर आया भगवती सूत्र। ठीक है, हाँ आप बताओ। बी। बी मतलब सूत पिटक। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो 28 में से 4 पूछे और 4 में से ये जो हैं, ये इन्होंने क्या किया, कोयला काला है पत्थरों ने पाला है। ठीक है, इन्होंने कोयला रंग लिया। समझ रहे हो, इतना पढ़ाया इन्होंने, सब कोयला कर दिया, क्योंकि कोयले का कलर तो वहां भरते हैं हम। इन्होंने कोयला भर दिया उसमें। लेकिन जो ये बच्चे हैं ये वाले, इन्होंने नाम रोशन कर दिया। इन्होंने चीजों को सीखा और ये सही आंसर देके आगे बढ़ गए। जातक कथाओं में बताया था अजंता, सारा मामला खराब। अजंता की गुफाओं में, जातक कथाओं में बताया गया कि उनके बचपन का जीवन है। अगर क्लास में बैठ के चीजें नहीं सीख पा रहे हैं तो फिर तो मुश्किल है। आप लोग भी जो ऑनलाइन कल से लाइव रहेंगे, ऐसा नहीं कि कोयला काला है चट्टानों ने पाला है, ऐसा नहीं करना है। कोयला लग जाएगा फिर तो, समझ रहे हो।
लाल वाला निशान लेके आगे बढ़ना है, अगले सेकंड राउंड में जाना है। चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। और हाँ, एक चीज और कि मैं तो ये सोच रहा हूं कि ये सूत्र क्यों आंसर दिया, जब मैंने बताया है कि जैन धर्म में सूत्र की किताबें हैं, बौद्ध धर्म से पूछ रहा हूं, ये वही वाली बात है। ये वही वो स्टूडेंट हैं कि रामायण किसने लिखी है, मार्तिस तुलसीदास। देखा ही नहीं नीचे वाले ऑप्शन क्या लिखे हैं, दिमाग ही नहीं चलाया। ठीक है, तो ये दिमाग लगाना है, कोई नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर है, समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं लिखा है। 2 मिनट का ब्रेक लेके फिर देखते हैं आगे का क्या पॉइंट है और क्या करना है। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो आगे देखें। चलिए, अब ये हमारे कंप्लीट हो गए धार्मिक जो साहित्य था उनका। अब हम जो नॉन रिलीजियस लिटरेचर है उसको देख लेते हैं, फिर आज की क्लास बैंक खत्म करेंगे। फिर उसके बाद जो और चीजें हैं साक्ष्य, उनके बारे में कल देखेंगे। अब इस पॉइंट पे जब हम आएंगे तो हमें ये चीज का पता होना चाहिए कि ये क्या कहता है। जो धर्मोत्तर है वो क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है। तो जैसे धार्मिक आपकी किसी धर्म से रिलेट होंगी, जैसे हमने देखा कि वहां पर आपका जैन धर्म दिखाई देगा, आपका बौद्ध धर्म दिखाई देगा, आपके सनातन धर्म की चीजें दिखाई देंगी। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि किसी धर्म का इंपैक्ट उस पर होगा। तो चलिए देखते हैं संगम साहित्य। तो संगम तो एक साम्राज्य है। अब साम्राज्य संगम कहां है, ऐसा थोड़े कि इलाहाबाद वाले को बोल देंगे संगम, ऐसा नहीं है ना। कि जैसे अगर आज के भारत के सापेक्ष में देखे जाए, मोटा मोटा अगर भारत देखा जाए तो इधर भूल जाओ, अभी मायने ये रखते हैं क्योंकि संगम तो हमारा ये है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए जो संगम साम्राज्य है वो साउथ इंडिया में आ रहा है। कहां आ रहा है? साउथ इंडिया में। और इसमें चोल है, चैर है, पांडव है, तो ये सारे के सारे यहां पे दिखाई देंगे। क्लियर? तो साउथ इंडिया वाले को संगम साम्राज्य की दृष्टि से भी देखा जा सकता है, जिसे हम बाद में विजयनगर साम्राज्य भी कह रहे होंगे। ठीक, चलिए अब देखते हैं इसमें संगम साहित्य। देखिए जैसे मैंने बताया आपको, चोल, चैर और पांड्य, ये 3 शक्तियां ऐसी थी जिनका उदय इस साम्राज्य के तहत हो रहा था और उनका उदय होता जा रहा था। इसमें कविताओं की जो कुल पंक्तियां हैं वो कितनी हैं? ये हो गया 30, ये हो गया 1000। अब ऐसा मत करना कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ऐसा नहीं करना है। तो ये आपको करनी है 30,000। ठीक है, तो ये कविताएं 2 मुख्य समूह हैं। पहला क्या समूह है? पट्टिनोडिक्कल कड़कू। ठीक है, इसको नाम को एक साथ फ्लो में ना बोलकर इसे, क्योंकि आपको जब मेंस दे रहे होंगे तो आप लिखना भी पड़ेगा, तो आपने इसको बोल दिया पट्टिनोडिक्कल कड़ू, ये तो गलत हो जाएगा जब लिखोगे। तो इसको तोड़ तोड़ के, क्योंकि ये ऐसे नाम है जो हम नॉर्मली फॉर्म में नहीं पढ़ते हैं, तो सीधे पढ़िए पटिने डिकल कुड़क्कू, याद हो जाएगा। ठीक है, तो पटिने डिकल कुड़क्कू और दूसरा है पंतु पातु। ठीक है, तो ये दूसरा नाम हो जाएगा पंतु पातु। 2 जो किताबों के मुख्य रूप से विभाजन किए गए हैं वो है। पहला समूह है जो वाद वाले समूह से भी पुराना है। ये नॉर्मल सी बात है, इसमें लिख गई है। जो पहला समूह होगा वो पुराना ही होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बिना ऑर्डर के लिख दिया जाता है।
है ना। तो इस वजह से ये चीज यहां बताई गई कि जो पहला समूह है आपका, जिसका नाम पटीनेडिकल कड़ुक्कू है, वो आपका पाते पांतु से पहले का है। ठीक। फिर दूसरा आता है मनुस्मृति। अब ये जो मनुस्मृति है काफी विवादित बुक है। अब इस विवादित बुक होने का क्यों, ऐसा क्या ऐसा इसमें लिख गया कि ये विवादित हो गई। एक टाइम पे इसी पे पूरा साम्राज्य चल रहा है, लेकिन आज के सापेक्ष में देखी जाए तो ये काफी विवादित है। दिसंबर के महीने में जो 25 दिसंबर शायद डेट आती है, उसमें कई ऐसे लोग हैं जो इस बुक को अग्नि के हवाले कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं। मैं उस सापेक्ष में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, लेकिन क्यों ऐसा कर दिया गया, तो उसमें कुछ चीजें ऐसी दी गई होंगी। तो ये सबसे प्राचीन एवं सबसे प्रामाणिक ग्रंथों में से एक है। तो हम इसकी वैल्यू कम तो समझ ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें ठीक है किसी एक जाति धर्म को या किसी एक वर्ग को इन्होंने विशेष दर्जा देकर दूसरे की अवहेलना की होगी, लेकिन इन्होंने इतिहास में क्या क्या घटित हुआ है, क्या क्या घटित हो रहा था, वो भी तो दर्शाया है। उसके जानने का स्रोत तो ये है, इस बात से तो हम डिनाई कर ही नहीं सकते। तो आप किसी वस्तु से, हो सकता है उससे आप सही से मेल मिलाप ना करते हो सकता है उसकी आइडियोलॉजी आपकी आइडियोलॉजी अलग अलग हो, लेकिन आप उसकी अवहेलना ही कर दें तो ये तो जरूरी नहीं है। तो ये सबसे प्राचीन और प्रामाणिक किताबों में से एक है। इससे तात्कालिक भारतीय राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थितियों की जानकारी मिलती है। इसमें विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख है। अब देखिए कितनी कितनी इंपॉर्टेंट किताब हो कि विवाह होते हैं भारत में, विवाह एक पूजा की तरह माना जाता है। ऐसा नहीं है कि शादी किया, आप रहने लग गए साथ में, आपने जीवन को बढ़ा दिया, बच्चे हो गए, उसी को विवाह नहीं कहा जाता। विवाह बहुत सारी चीजें हैं जो कंप्लीट कराता है। ठीक है। तो इसमें 8 प्रकार दिए गए हैं कि किस तरीके का विवाह होता है। आपको लगता है कि हवन के सामने ऐसे बैठे, यहाँ लड़का बैठा, यहाँ लड़की बैठी, यहाँ कुछ घर वाले बैठे, ये पंडाल लग गया, हो गया विवाह। ये विवाह नहीं है, ये एक साजो सज्जा का तरीका है, जिसको हम विवाह का नाम दे देते हैं। विवाह किस तरीके से होते हैं, जब हम पढ़ रहे होंगे उसको, जब वेद पढ़ रहे होंगे तो उसमें ये पॉइंट आएगा कि विवाह किस तरीके के होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, वहां पे अच्छे से समझेंगे। तो विवाह देखिए, पहला ब्रह्म विवाह, फिर दूसरा देव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापात्य विवाह। लोग बेहोश हो रहे होंगे कुछ, ये तो हम सुने ही नहीं थे। विवाह विवाह होता है, लीजिए हो गया विवाह। अब इसमें देव विवाह को कैसे बताएंगे, ब्रह्म विवाह कौन सा होगा, तो मुश्किल है ना बताना। जब हम विवाह के टाइप्स पढ़ रहे होंगे, विवाह पढ़ रहे होंगे, ये चीजें पढ़ेंगे, फिर वहां समझ में आएगा कि विवाह क्या होता है, विवाह किस फॉर्म को ब्रह्म विवाह कहा जाएगा। गंधर्व विवाह, असुर, राक्षस और पिशाच। इसमें मैं तुम्हें यहां पे इतना बता सकता हूं कि 4 विवाह एक ब्लॉक में रखे जाते हैं और 4 विवाह दूसरे ब्लॉक, जिसमें एक विवाह के वर्ग को अनुलोम और दूसरे विवाह के वर्ग को जो होता है उसको प्रतिलोम विवाह। ठीक है। तो 4 वर्गों के जो ब्लॉक्स हैं उसमें बांटकर अनुलोम और प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। उसी के बिहाफ पे जैसे मैंने बता दिया, स्टार्टिंग के जो 4 हैं वो आपके अनुलोम विवाह है। मैं उस विवाह का जब हम कॉलम पढ़ रहे होंगे वहां पे बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको। अभी यहाँ इतनी ही जानकारी आपके लिए सफिशिएंट है कि आपके 8 तरीके के विवाह इस किताब में, किस किताब में, मनुस्मृति में। इसीलिए कुछ लोगों को बुरी लगती है ये किताब, क्योंकि किसी तरीके की शादी को अगर आपने प्रतिलोम विवाह का दर्जा दे दिया, उस विवाह को पैशाच विवाह कह रहे हैं, उसको राक्षस विवाह कह रहे हैं, उसको असुर विवाह कह रहे हैं, तो उस वर्ग को बुरा लगेगा। लेकिन ये सच्चाई बयां कर रही है। जब उस समाज में वो चीज चल रही होगी तभी तो लिखा गया है। उस समाज की हकीकत इस किताब में रखी है, ये जानकारी देती है उस समाज की कि क्या कंडीशन थी।
और हो सकता है जो लोग इसको खराब मान रहे हैं, अगर इस किताब में लिखा ही नहीं गया होता तो वो उसको सुधार भी नहीं सकते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि अगर आप किसी चीज में कुछ लिख दिए तो इसका मतलब साक्ष्य देती है। उस टाइम अगर इसको कुरीति मानते हैं तो कुरीतियों के बारे में बताती है, जानकारी देती है। ठीक है, तो मैं इस चीज पे नहीं जाऊंगा कि अभी क्या क्या पॉइंट्स इसके अंदर है। अभी आप इतना याद रखिए कि ये 8 तरीके विवाह का वर्णन देती है मनुस्मृति, और मनुस्मृति के अंदर 2 तरीके के जो 8 विवाह हैं 2 वर्गों में बांट दिए गए हैं, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं नारद स्मृति। नारद स्मृति में इसमें जो गुप्त वंश है उसके विषयों की जानकारी बहुत पूर्णता तरीके से दिखाई गई है। तो नारद स्मृति हुआ, मनुस्मृति हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि जिसमें वंश आ जाए, किसकी किताब है? बौद्ध वंश, बहुत बढ़िया। जिसमें सूत्र आ जाए वो किसकी किताब है? जैन। और उसी तरीके से जिसमें स्मृति आ जाए वो आपकी वो किताबें होंगी जो कि किसी धर्म से रिलेट नहीं करेंगी। ये होती हैं ट्रिक्स। इतिहास को अगर अपना बनाकर आप पढ़ लेंगे तो इतिहास फिर आपका हो जाएगा। हम जब पढ़ते थे तो हमें एक पहले ही दिन क्लास में घुसते हुए बताया गया कि यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज वो महबूबा है जो दूसरी स्वतंत्र नहीं मांगती है। अगर आपने एक महबूबा होते हुए दूसरी के साथ या एक महबूब होते हुए दूसरे के साथ कुछ करना चाहा तो वो पहला वाला छोड़ के चला जाएगा, रहेगा तो एक ही आपके साथ। अगर इस तैयारी के प्रोसेस में आप जुड़ रहे हैं तो आपको उसको महबूबा मानना पड़ेगा, आपको उसको पूरी शिद्दत देनी पड़ेगी, उसको पूरा टाइम देना पड़ेगा, तभी वो आपके साथ रहेगा। तो इस पढ़ाई को महबूब मानिए, इस पढ़ाई को महबूबा मानिए और इतनी शिद्दत से उसे मोहब्बत कीजिए कि वो कभी आपको छोड़ ही ना पाए। जब आप उसको नहीं छोड़ना चाह रहे तो वो आपको फिर कैसे छोड़ सकता है? हिंदी लिटरेचर में एक लाइन चलती है, शिद्दत से मोहब्बत की है तुमसे मैंने, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी मोहब्बत देख के तुम भी मुझसे मोहब्बत करो। वही चीज पढ़ाई पे है। अगर आप पढ़ाई करेंगे बेहतर तरीके से तो पढ़ाई आपको फिर कुछ ना कुछ देगी। हो सकता है कि आपको उतना ना मिले जिसके लिए आप बने थे, लेकिन उतना जरूर मिलेगा जो कईयों को नहीं मिला। तो ये ध्यान रखिए, जो ट्रिक्स बनानी है पढ़ाई में इसी तरीके से बनानी है कि वंश वाली आ रही है तो बौद्धिज्म में आ रही है, सूत्र वाली किताब आ रही है तो वो जैनिज्म में आ रही है, स्मृति वाली किताब आ रही है तो वो किताबें हैं जो नॉन रिलीजन है। जैसे मनुस्मृति हुई, नारद स्मृति हुई। स्मृति मीन्स होता है सोच, मेरे विचार, मेरी बातें जो मेरे ध्यान में थी और मेरे कही हुई बातें किसी और ने स्मृति के हिसाब से लिख दी। ठीक। फिर आता है अर्थशास्त्र। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अर्थशास्त्र बेहद वाहिद ऐसी किताब है। वाहिद मीन्स होता है अकेली। तो अकेली ऐसी किताब है जो मगध साम्राज्य का पूर्ण राजनीतिक विवरण देती है, व्याख्या करती है कि किस तरीके से एक राजा के कर्म होने चाहिए, किस तरीके से उसका धर्म होना चाहिए, किस तरीके से उसके कृत्य होने चाहिए। ये हर चीज बताती है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी अगर राजनीति करना चाहता है तो उसको ये किताब पढ़नी चाहिए। जैसे कि हम आज के टाइम में पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी चाहिए। हम अगर आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं तो स्पेक्ट्रम कहते हैं कि पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि एक समझ होनी चाहिए आपको किस तरीके से पढ़ना है। तो अगर राजनीति करने का अगर मन है तो आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। आपको ये बताएगी कि एक शासक के क्या गुण होने चाहिए, उसको किस चीजों से दूर रहना चाहिए, ये सारी की सारी बातें बताती है। तो ये अर्थशास्त्र सबसे पहली चीज किसके द्वारा लिखी गई? तो यहां एक व्यक्ति विशेष का नाम है जिसका नाम है चाणक्य। अब ये चाणक्य एक अकेले ऐसे व्यक्ति हैं
जिसमें से 5-6 क्वेश्चन 2 मिनट में उठा लेता है। अब वो क्या उठाएगा? क्वेश्चन उठाएगा कि कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है। अब आदमी बेहोश है इसी मामले में कि हम तो पढ़ के आए थे कि अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा था। अब ये कौटिल्य कौन है? हम तो पढ़ के आए थे कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो टीचर था उसका नाम चाणक्य था, तो यहां लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य का नाम कौटिल्य है। परेशान हो गए नहीं हो गए? हो गए ना। तो उसी तरीके से जैसे कि घरों में चिंटू का नाम मिंटू भी होता है और मिंटू का ही नाम योगेंद्र होता है, तो उसी तरीके से जो चाणक्य हैं उनका नाम जो फेमस हो गया वो चाणक्य हो गया, और उनका मेन नाम जो था वो उनके 2 नाम और थे, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ये हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो जो चाणक्य है तो उनका नाम देखिए आ गया। यही होती है कला कि जो लिखा है उसको अपनी वाणी पे ले आइए। साथ ही लिखा हुआ है चाणक्य विष्णुगुप्त। अब ये कॉलम में क्यों लिखा है? क्योंकि ये प्रचलित नाम उतना नहीं है जितना नाम चाणक्य फेमस हो गया है। तो विष्णुगुप्त था। या मतलब होता है, अगर और लिख देते तो और चीजें फिर व्याख्या अलग हो जाती है। या का मतलब लिखा है तो या मतलब या तो ये या तो ये, एक ही नाम बोलेंगे, ऐसा नहीं कि और लगा के जोड़ दीजिए। हर शब्द का मतलब होता है। हिंदी साहित्य या हिंदी व्याकरण ये आपको बात बताती है कि हर वाक्य, हर शब्द, हर अल्फाबेट आपकी चीजों को बताएगा। अब जैसे लोग बोल देते हैं हिंदी में नॉर्मली, या तो हम यहां जाएंगे या हम यहां जाएंगे। अगर दिल्ली और नैनीताल जाएंगे तो मतलब दोनों जगह जाएंगे, और हमने बोला दिल्ली या नैनीताल, तो इनमें से एक ही रखिए। तो अगर नाम बोल रहे हैं तो या बोलिए, या फिर बीच में आप ऐसे लगा दीजिए कि इसी व्यक्ति का नाम ये है। ठीक है, तो कौटिल्य और विष्णुगुप्त इन्हीं के नाम है। अब एक क्वेश्चन और उठेगा कि जो अर्थशास्त्र है वो किस भाषा की किताब है? तो वो किताब जो है वो संस्कृत भाषा में है। ठीक है, इनकी इस ग्रंथ को भारतीय राजनीति का पहला भारतीय ग्रंथ माना जाता है। अब देखिए, इसमें मैंने आप क्लासिफाई किया अभी थोड़ी देर पहले कि भारतीय राजनीति में अगर किसी को एंट्रेंस लेनी है, एंट्रेंस मतलब समझ रहे, प्रवेश, अगर किसी को भारतीय राजनीति में प्रवेश लेना है तो उसका पहला ही द्वार ये है, उसको पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पहली किताब है जिसने भारतीय राजनीति की व्याख्या की। उसने बताया कि भारतीय राजनीति में क्या कुरीतियां हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, यहां राजा को किस तरीके से चलना चाहिए, सारी की सारी चीज बताई। फिर उसके बाद देखी जाएगी कि इसमें 6000 श्लोक दिए गए हैं और मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक स्थितियों का वर्णन किया। अब यहां पे स्पेसिफाइड मौर्य साम्राज्य क्यों कहा गया? क्योंकि एक व्यक्ति विशेष है जिसका नाम है नंद वंश का शासक धनानंद। उसके टाइम पीरियड में चाणक्य आए, चाणक्य की बेइज्जती हुई, चाणक्य ने शपथ ली। शपथ लेने के बाद एक क्षत्रिय या कथा कथित जो उन्हें दूसरे वंश का, मयूर वंश का कहा जाता है, उस व्यक्ति को उठाकर एक शासक बनाया। उसी वंश के कारण उस वंश का नाम मौर्य साम्राज्य बना। तो मौर्य साम्राज्य पर पूरी पकड़ थी चाणक्य की। इस वजह से चाणक्य जिस इतिहास को लिखेंगे वो टोटली किसकी व्याख्या करेगा? वो मौर्य साम्राज्य की व्याख्या करेगा, ना कि मगध की। समझ रहे हैं? मगध के बारे में अगर बताएंगे तो दूसरे वंश हैं, दूसरी किताबें हैं जो कि बताती है, जैसे महावंश बता रही है, ये सारी की सारी चीजें बता रही है वो किताब। जैसे जैन धर्म की किताब है भगवती सूत्र, वो बताती है, वो सारी की सारी बात बताती है कि मगध में ये शासक हैं, पूरा क्रम बताती है कि ये वंश हैं। लेकिन ये किताब नहीं बताएगी। ये किताब वही बताएगी कि नंद वंश के टाइम पीरियड में ऐसा हुआ,
उसके बाद मौर्य साम्राज्य में क्या क्या चीजें थी, राजनीतिक स्थिति बताएगी, वहां की धार्मिक स्थिति बताएगी, वहां की आर्थिक सामाजिक स्थिति का वर्णन देगी। तो इस तरीके से ये किताब बहुत जरूरी हो जाती है हमें जानना। ठीक है, तो आज इस टॉपिक पे उम्मीद करते हैं कि ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आज का जितना टॉपिक हो गया है उसके बाद हम साहित्य वाला कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरा जो पार्ट है पुरातात्विक जो स्रोत हैं उसके बारे में कल की क्लास देखेंगे। घर पे रहिए, चीजें पढ़ते रहिए। जो क्लास आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, एक बार मैं साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट जब तक ले लीजिए। ठीक, फिर इस क्लास को पढ़ने के बाद अपने नोट्स, अपने क्वेश्चंस लगाइए। क्या इन क्वेश्चंस को हम बना पा रहे हैं, क्या हम इन क्वेश्चंस को लगा पा रहे हैं? अगर नहीं लगा पा रहे तो क्यों नहीं लगा पा रहे? कुछ क्वेश्चंस अगर मुझसे पूछने हैं या आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मैसेज कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बाकी का सारी जानकारी आपको लिंक्स में दे दी जाएंगी, पिछली क्लास और इस क्लास का लिंक भी, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की चीजें आप अपने आप पढ़ के बैठें, जिससे कि जब मैं पढ़ाऊं तो वो चीजें आपको समझ में आए, अच्छे से समझ में आए, और जो चीजें बताई हैं उसको रिवाइज करते रहें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि चीजें बहुत जरूरी हैं। आपका सहयोग होगा तो हम और ज्यादा एफर्ट्स लगा के आप तक चीजें डिलीवर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दूसरी क्लास में। जय हिंद, जय भारत।